सबसे पहले कि शारीरिक विकृतियां क्या हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि उसका यौगिक उपचार क्या होगा, फिर हम बात करेंगे मानसिक विकृतियों के बारे में, और फिर उसके यौगिक उपचार के बारे में। एक श्लोक है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि शरीरम। इसका अर्थ है कि जो योग की अग्नि में अपने आप को तपा लेता है, ना तो उसको किसी प्रकार के रोग, ना तो उसको बुढ़ापा जो जरा कहते हैं, या फिर मृत्यु, इन सब चीजों से वो दूर रहता है। मृत्यु का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि वो अमर हो जाएगा। यहाँ पर जो है कई ग्रंथों के अंदर में इस तरीके से बोला जाता है, थोड़ा सा बड़ा चढ़ा करके, मृत्यु ना होने का मतलब है कि इस तरीके से जीवन हो जाएगा कि उसको आसानी से उसकी मृत्यु नहीं होगी, जैसे आम मृत्यु हो जाती है बीमार होकर के, इस तरीके से वो इस तरीके की मृत्यु नहीं होगी। तो इसीलिए हमें योग जरूर करना चाहिए। तो इसमें हम लोग जो है शारीरिक विकृतियों के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं कि कौन कौन से आसन ऐसे हैं जिनसे हम शारीरिक विकृतियों को ठीक कर सकते हैं। गुड पोस्चर और बैड पोस्चर, आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक स्थिति में कोई व्यक्ति जो है वो आगे की ओर झुका हुआ है, ठीक तरीके से खड़ा नहीं है, इसे हम बैड पोस्चर कहते हैं। और दूसरी स्थिति में बिल्कुल एक्टिव, बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में है, तैयार स्थिति में, ये जिस पर टिक लगा हुआ है, ये स्थिति को हम कहते हैं गुड पोस्चर। हम लोग सामान्य रूप से है ना, कई बार हमें ये भी नहीं पता होता कि हम कब सही बैठे हुए, कब सही लेटे हुए। हम सोते भी है तो कई बार गलत तरीके से सोते हैं। लोग सोना प्रेफर करते हैं किसी नरम गद्देदार पर, बिस्तर पर, जिससे कि उनके जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो उनकी रीढ़ की हड्डी है, वो उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उनको उनकी जो शारीरिक आकृति है उसमें कुछ अंतर आ जाता है। ऐसे जब हम मोबाइल चलाते हैं या हम लैपटॉप चलाते हैं या फिर हम पढ़ते भी हैं, तो कई बार हम ये नहीं देख पाते कि हमारी जो टेबल है वो हमारे कितने लेवल पर रखा हुआ है, हमारे आंखों के सामने पुस्तक या फिर मोबाइल या फिर लैपटॉप आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारी गर्दन जो है वो नीचे की ओर झुकी रहती है, हमारे सर्वाइकल रीजन पे, ये गर्दन के नीचे वाले जो पीछे की तरफ जो पोर्शन है, वहां पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पर हमें पेन उठने लगता है, सर्वाइकल भी होता है, और जब उसमें सूजन हो जाती है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी हो जाता है। सामान्य जीवन में हम गलत तरीके से बैठना, उठना, चलना, और भी अलग अलग प्रकार से हमारे जो फर्नीचर होता है, फर्नीचर भी अगर गलत तरीके का होता है तो उससे भी जो है हमारे शरीर पर उसका असर पड़ता है। आप इस चित्र में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि एक टेबल जो है वो थोड़ी सी नीचे है, घुटने के बिल्कुल बराबर में है, उसकी स्थिति ठीक तरीके से नहीं बैठ पा रही है, जिसकी वजह से वहां पर जहाँ पर लाल निशान बना हुआ है उस जगह पर उसको प्रेशर महसूस हो रहा है, वहां पर किसी न किसी प्रकार की समस्या आ रही है, वहां पर नसों का दबाव हो रहा है। दूसरी स्थिति में टेबल थोड़ी सी ऊंची है, उसका जो संतुलन है बिल्कुल सही बना हुआ है, तो इस स्थिति में उसका जो शारीरिक जो ढांचा है वो बिल्कुल सही तरीके से बना हुआ है, ऐसे में उसको किसी भी प्रकार के व्यवधान नहीं होंगे। गलत जो पोस्चर होते हैं, जो बैड पोस्चर्स होते हैं हमारे, उनके कारण हमें समस्या क्या क्या आ सकती है। हमारे गर्दन में पेन हो सकता है, नेक पेन। उसके अलावा हमारे कमर में जो निचला हिस्सा है, लंबर का पोर्शन है, उस जगह पर दर्द उठ सकता है। सिर में दर्द होना, आंखों की समस्या, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में भी समस्या, ये सब भी जो है वो गलत प्रकार से बैठने उठने इन सब चीजों के कारण ही होता है। अब अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, जो हमारे रीढ़ की हड्डी जो होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर ये रीढ़ की हड्डी ठीक तरीके से नहीं रही तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जिसका अभी हम लोगों ने पीछे चर्चा करी। ये समस्याएं उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण है, मैंने एक बताया कि हमारा गलत तरीके से चलना फिरना, उठना बैठना लेटना। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो स्केलेटन डिसऑर्डर, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, वो भी हो जाता है, और हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न होंगी।
इसका मुख्य कारण जो है वो विटामिन डी की कमी है। सूर्य की किरणों को हम लोग आजकल नहीं लेते, हम लोग बाहर नहीं निकलते, तो सूर्य की किरणें हमारे शरीर को नहीं मिल पाती, जिसके कारण विटामिन डी की कमी हो जाती है। दूध वगैरह लोग नहीं पीते, ठीक है, तो उसकी वजह से भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है हैवी लोड, यानी कि अपनी क्षमता से अधिक वजन उठाना। लोड ठीक है, हम वजन उठाएं अपनी क्षमता से थोड़ा सा ऊंचा उठाएं, वो ठीक है। लोग जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, वो अपने शारीरिक क्षमता से थोड़ा सा अधिक उठाते हैं, वो उतना ठीक है। लेकिन जब ओवरलोड हो जाता है, तब हमारे जो मसल्स है, हमारी जो नस नाड़ियां हैं, उनमें दबाव महसूस होने लगता है काफी, जिसकी वजह से वहां पर दिक्कतें आने लगती है और शरीर का जो ढांचा है वो भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो हैवी लोड से बचना चाहिए। पुअर वर्कआउट, यानी कि जो हमारा जो एक्सरसाइज करने का तरीका है, योगासन, प्राणायाम, आसन वगैरह करने का तरीका है, या एक्सरसाइज कुछ हम करते हैं शारीरिक जिम वगैरह में, तो इन सब में भी अगर हमें सही जानकारी नहीं है, हम बिना जानकारी के कुछ भी करे जा रहे हैं, तो उससे भी जो है समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और एक और मुख्य जो कारण है वो है आपका फैशन। अब आप कहेंगे कि फैशन का इसके अंदर क्या योगदान है? तो फैशन का बहुत बड़ा योगदान है शारीरिक विकृतियों में, क्योंकि जैसे आजकल फ्लैटेड शूज आते हैं, चपटे जूते होते हैं, चपटे जो होते हैं उसमें आपके पैर बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं और उस पर आपका वजन। उसके अलावा जो हम लोग खान पान हमारा जो है फैशन के दौर में, हम लोग आज एक दूसरे को दिखाने के लिए हम बर्गर, पिज्जा, पेटीज वगैरह ये सब चीजें खाते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी यानी मोटापा जो है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा हील्स, महिलाएं जो है, लड़कियां जो है वो हील्स का इस्तेमाल अधिक करती हैं, तो उनको जो है नॉक नीज की बीमारी जो है वो हो जाती है। अभी हम चर्चा करेंगे कि इस कौन कौन से प्रकार की जो है वो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज यानी कि शारीरिक विकृतियां हमारी होती हैं। तो ये मुख्य कारण है जिनकी वजह से शारीरिक विकृतियां हो सकती हैं। अब इनका समाधान क्या है? समाधान है, जो समस्या है वही समाधान है, उसको ठीक कर ले, समस्या को समाधान मिल जाएगा अपने आप ही। विटामिन डी की कमी से होता है, तो अत्यधिक जो है आप विटामिन डी की मात्रा को अपने आहार में उसको बढ़ाएं। प्रॉपर लोड, अपने जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी सामान उठा रहे हैं, तो उसको अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार ही उठाएं। योग प्राणायाम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से करें, पूरी जानकारी से करें। बिना जानकारी के लाभ की जगह हानि भी होने की संभावना बढ़ जाए। ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं कि भाई आसन करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो करे, थोड़ा बहुत करने से लाभ तो होगा ही, लेकिन जब उसे ये नहीं पता कि सर्वाइकल है और उसको गर्दन आगे नहीं झुकानी, और उसने आगे झुका लिया, उसको गर्दन में पेन उठने लग गया, तो उसका लाभ की जगह उसको हानि भी होगी। तो इसी वजह से पूरी जानकारी के बिना एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कौन कौन से होते हैं? देखिए, हमारी जो स्पाइन होती है, हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें काइफोसिस नाम की बीमारी होती है। एक होता है लोडोसिस, एक होता है स्कोलोसिस। ये तीन जो है हमारे स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डियों के ऊपर समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी जो है वो नोकनीस, जिसमें घुटने आपस में टकराते हैं। तीसरी है फ्लैट फुट, जिसमें पैर चपटे पैर जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा बो लेग, धनुषाकार हमारे पैर हो जाते हैं। और आखिरी जो है वो है राउंड शोल्डर, जिसमें कंधे आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये कुछ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है। अब देखिए, इस स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक स्पाइनल कॉर्ड की मैंने यहाँ पर एक फोटो रखी है, और इसको तीन हिस्सों में यहाँ पर मुख्य रूप से बटा हुआ है। सर्वाइकल रीजन, थोरेसिस और लंबर, ये मुख्य रूप से हम इसको तीन हिस्सों में मान के चलते हैं। C1, C2, C3, C4, C5, सिक्स और C7, ये आपका सर्वाइकल है। गर्दन के पीछे वाला जो हिस्सा ही आपका सर्वाइकल वाला पोर्शन है। इसी जगह पर जो जोन से नस में दिक्कत आएगी, जिस हड्डी में समस्या आएगी, उस जगह पर आपके परेशानी उत्पन्न होगी, और उस जगह पर जब कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटी जो उत्पन्न होती है सर्वाइकल रीजन के पास, उसको कहा जाता है काइफोसिस, यानी कि कुबड़। ठीक है, ऊबड़ जो है, हम्प जो है, वो कंधे के पास से निकल के आता है, सर्वाइकल रीजन से निकल के आता है। दूसरा जो भाग है हमारा वो है थोरेसिस, T1 से लेकर के T12, यहाँ जो 12 हड्डियां होती हैं थोरेसिस की, इस जगह पर जब ये लेफ्ट या राइट साइड में सरक जाता है स्पाइन, तब इसको कहा जाता है स्कोलियोसिस।
इसमें एक तरफ का कंधा आपका देखने पर, अगर आप सीधे खड़े होंगे तो आप देखेंगे, मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ यहाँ पर तीनों ही बीमारियों का। यहाँ देखिए, पहला जो चित्र है काइफोसिस का, आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर का जो हिस्सा है, जहाँ पर स्पाइन आपका सर्वाइकल वाला है, उस जगह पर प्रेशर आने की वजह से वहां पर काइफोसिस यानी कुबड़ हो गया। दूसरा जो है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में हड्डी जो है वो लेफ्ट साइड में सरक गई है बीच वाले हिस्से से, तो इसको स्कोलियोसिस बोला जाता है। और तीसरा जो आप देख पा रहे हैं वो है लंबर रीजन, यानी कि जो निचला हिस्सा है वो जब आगे की अंदर की तरफ जब मुड़ जाता है, बाहर की तरफ पेट की तरफ, तो वो जो है आपका लॉर्डोसिस कहलाता है। ये स्पाइन से रिलेटेड जो थी, आपकी जो रीढ़ की हड्डी से संबंधित जो समस्याएं थी, हमारे गलत उठने बैठने या हैवी लोड उठाने की वजह से, वो मैंने अभी आपको बताया। अब जो आप देख पा रहे हैं वो है आपका नॉकनीज, बो लेग और फ्लैट फुट। नॉकनीज में आप देख रहे हैं पहले चित्र में कि घुटने आपस में जुड़े हुए हैं, घुटने आपस में टकरा रहे हैं। ये आपने आज सामान्य रूप से कई लोगों को देखा होगा जब वो चलते हैं, जिनका वजन थोड़ा ज्यादा होता है, ओबेसिटी है, जिनको मोटापा है, उनके घुटने आपस में ज्यादातर टकराते हैं। महिलाओं में भी ये समस्या पाई जाती है। बो लेग आपने देखा होगा, कुछ लोग जो है उनके घुटने बाहर की ओर होते, सीधे खड़े होंगे तो उनके पैर जो है आपस में जुड़ नहीं पाते पूरी तरीके से। जुड़ेगा तो नॉकनीज हो जाएगा। जब हम सामान्य रूप से खड़े होते हैं तो हमारे बीच में थोड़ा सा, घुटनों के बीच में थोड़ा सा अंतर होता है, और जब बहुत अंतर ज्यादा हो जाता है तब वो बोलैक कहलाता है, और जब वो अंतर समाप्त हो जाता है बिल्कुल ही, तब वो कहलाता है आपका नॉकनीज। तीसरा जो चित्र आप देख रहे हैं वो है फ्लैट फुट का, चपटे पांव। ये भी समस्या उत्पन्न होती है, मैंने अभी बताया फैशन की वजह से कई लोग जो है वो फ्लैट शूज पहनते हैं, बिल्कुल चपटे जूते पहनते हैं, तो उसकी वजह से उनके पैर के नीचे का जो तलवे के नीचे जो आर्क है, जो नीचे जो बना हुआ है हिस्सा, वो समाप्त हो जाता है, वो धीरे धीरे सीधा हो जाता है। ऐसे लोगों को दौड़ते वक्त में बहुत समस्या उत्पन्न होती है, पैर टकराते हैं उनके आपस में जमीन से, और सही तरीके से वो दौड़ नहीं पाते। आखिरी जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है वो है राउंड शोल्डर। ये हम सामान्य रूप से उनको देखते हैं जो ठीक तरीके से एक्टिवली खड़े नहीं होते, वो कंधे झुका करके हमेशा खड़े रहते हैं। ये या तो ज्यादातर छोटे बच्चों के अंदर पाई जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हम जानते हैं, उनके ऊपर बैग का इतना लोड होता है, वो अपनी क्षमता से अधिक कंधे पर भार उठाते हैं, जिसकी वजह से उनके कंधे जो है वो आगे की ओर झुक जाते हैं। जब कोई राउंड शोल्डर का व्यक्ति होगा, वो सीधा खड़ा होगा तो भी ऐसा लगता है कि वो झुका हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इसको काइफोसिस नहीं हुआ है, इसके पीछे कुबड़ नहीं निकला है, सिर्फ इसका कंधा आगे की ओर झुका हुआ है, गर्दन थोड़ी सी नीचे की ओर झुकी रही है। तो ये तो थी इसकी बीमारियां। अब हम बात करते हैं इसका यौगिक उपचार, इनको ठीक कैसे किया जाए। तो ठीक करने का जो तरीका है, आप देखेंगे पहले चित्र में काइफोसिस का दिया हुआ है। काइफोसिस यानी कि कुबड़, कुबड़ को ठीक करने का जो तरीका दिया है, बताया है, आसन में आप मलासन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं, उष्ट्रासन कर सकते हैं, सेतु बंद आसन कर सकते हैं, या बिडाला आसन यानी कि काउ पोज, तो कैट पोज जो होता है वो कर सकते हैं। तो इससे जो है काइफोसिस यानी कि कुबड़ की समस्या में लाभ मिलेगा। उसके बाद आप बीच वाले फोटो में देख पा रहे होंगे स्कोलियोसिस की। तो स्कोलियोसिस जो है वो, उसमें हमारी जो स्पाइन है, जो हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, वो लेफ्ट या राइट साइड में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। और मल्टीपल स्कोलियोसिस भी होती है। मल्टीपल स्कोलियोसिस का मतलब होता है जब उसको हड्डी उसकी कई जगह से मुड़ जाती है। आपने अगर एक कोई मूवी देखी होगी, एक आई नाम की मूवी आई थी। आई मूवी में वो 6 फुट का व्यक्ति जो है, उसको वायरस की वजह से उसकी हाइट जो है वो बहुत छोटी, 4 फुट का हो जाता है, उसकी हड्डी कई जगह से मुड़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी हाइट छोटी हो जाती है, 4 फुट का हो जाता है। तो वो उसकी शारीरिक विकृति हो जाती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसको ठीक करने का जो यौगिक उपचार है, आसनों में जो बताया गया है, वह है त्रिकोणासन, उष्ट्रासन, सुप्त मत्स्येंद्रासन, जानुसिरासन, या कुंभासन, या फिर प्लैंक जिसे कहते हैं आज की भाषा में। प्लैंक पोजीशन से भी हम जो है इसको ठीक कर सकते हैं। फिर आता है लोडोसिस। ये क्योंकि पेट से रिलेटेड है, तो जितनी आगे झुकने वाली आसन होंगे वो सारे के सारे इसमें लागू होंगे। और इसमें आता है आपका
पादस्तासन, अधोमुख पश्चिमोत्तानासन, आप हलासन कर सकते हैं, नौकासन कर सकते हैं या प्लैंक कर सकते हैं, कुंभासन। तो इससे भी जो है आपको लॉर्डोसिस की जो समस्या है वो स्पाइन जो है वापस अपनी जगह पर स्थिर होने की स्थिति में आने लगेगा, तो आपकी ये समस्या जो है वो ठीक हो जाएगी। अब हम बात करें अगर राउंड शोल्डर की, तो राउंड शोल्डर को ठीक करने के देखिए दो तरीके। एक तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चित्र में दिया गया है, आप भुजंगासन कर सकते हैं। भुजंगासन से भी आपका जो है राउंड शोल्डर ठीक होता है, क्योंकि कंधे आगे की ओर झुक गए थे। तो जब हम स्ट्रेच करेंगे इसको, जब हाथ को खिंचाव की ओर ले जाएंगे और चेस्ट को आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो हमारा जो है वो कंधा खिंचेगा पीछे की ओर, और हमारे ये जो स्पाइनल कॉर्ड की जो समस्या है, ये राउंड शोल्डर की समस्या है, ये ठीक हो जाएगी। इसी के साथ साथ आप गौमुख आसन कर सकते हैं, हाथ को पीछे की ओर ले जा करके कोने को ऊपर की ओर देख सकते हैं, या हाथ को इंटरलॉक करके ऊपर की ओर स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, आपको इतना करना है कि आपके कंधे आगे झुकने की बजाय पीछे हो जाए। दूसरा चीज, आप अगर आपके साथ कोई खड़ा हो, एक्सरसाइज कराने में आपको कोई मित्र मिल जाए, तो आप ये भी कर सकते हैं। भुजंगासन की स्थिति में आप शवासन में लेट जाए, मकरासन में, और मकरासन में लेट करके अपना हाथ उसको दे दे, और वो आपको आगे से ऊपर की ओर उठाना, बिल्कुल सीधे खींच करके इस तरीके से, तो उससे भी जो है आपका राउंड शोल्डर ठीक हो जाए। आगे आता है आपका नॉक नीज। नॉक नीज मैंने बताया महिलाओं के में ज्यादा पाई जाती है, और उसके अलावा जो ओबेसिटी जिनको होती है, मोटापा जिनको होता है, उनमें भी पाई जाती है। और इसको ठीक करने के लिए भद्रासन जो है, बटरफ्लाई तितली पोज भी कहते हैं इसको आप, ठीक है, आप इसको करेंगे, इससे आपका जो है नॉक नीज जो है वो ठीक हो जाता है। दूसरा तरीका आसन के अलावा ये भी है कि आप दोनों घुटने के बीच में आप तकिया रख करके सोएं, तो उससे भी जो है आपके घुटने के बीच में अंतर हो जाएगा। फिर आता है बो लेग। बो लेग का मतलब है घुटने बाहर की ओर। अब इसको ठीक करने का तरीका वज्रासन। वज्रासन इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। वज्रासन यदि आप करते हैं तो आप बो लेग से छुटकारा पा सकते हैं। फिर आता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट को ठीक करने का जो तरीका है, चपटे पांव का, उसको ठीक करने का तरीका ये है कि आप जो है अर्धमंडूक आसन करें, ठीक है, या फिर आप चेयर पोज करें। उसके अलावा आप पर्वत आसन कर सकते हैं, या इनसे अलावा अगर आप आसन करने में अगर आपको कुछ कठिनाई आ रही है, तो आप एक चीज और कर सकते हैं, आप कर्व वाला जूता पहने, जिसके जूते के अंदर में आर्क हो, नीचे घुमाव हो। आप उस जूते को अगर पहनेंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। या फिर अगर ऐसे आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप रुमाल को फोल्ड करके, हैंकी को आप बहुत सारा फोल्ड कीजिए कि वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाए, और उसके बाद आप उसको तलवे के नीचे रख लीजिए और जूते पहन लीजिए, तो आपके पैर के बीच में आर्क बना रहेगा। तो अभी हम लोगों ने जो बात करी, हमने बात करी शारीरिक विकृतियों के बारे में और उसके यौगिक समाधान के बारे में। अब हम बात करते हैं मेंटल स्ट्रेस, या फिर हम कहें मेंटल डिफॉर्मिटी। आज की इस व्यस्त जीवन शैली के अंदर में लोगों को सबसे अधिक तनाव है, और कोरोना काल के अंदर में लोग जो है वो तनाव से ग्रसित थे। और केंद्रीय आयुक्त परिषद ने जो वेबिनार आयोजित किए 250, इन वेबिनार्स के माध्यम से लोगों को तनाव से छुटकारा भी मिला, और लोग जो है वो अपने इस मानसिक रोग होने से बचे। नहीं तो कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, इस तरीके की भी खबरें आई। तो मानसिक रोगों को ठीक करने का जो तरीका बताया है, वो महर्षि पतंजलि जी ने एक श्लोक दिया है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाम भावना चित्त प्रसाद। चित्त को प्रसन्न करने के या मन को भी प्रसन्न करने के जो उपाय बताए उन्होंने, वो 4 बताए, मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा। आप जो प्रसन्न व्यक्ति है आप उसके साथ मैत्री का भाव रखें, जो दुखी व्यक्ति है उसके साथ करुणा का भाव रखें, जो ज्ञानी पुरुष है आप उसके साथ मुदिता का भाव रखें, और जो पापात्मा या फिर जिसे कहे कि जो हर समय नाराज रहे या
उल्टे सीधे काम करे, ऐसे व्यक्तियों से, दुराचारी व्यक्तियों से आप उसकी उपेक्षा करें। केवल वो तब तक करें जब तक कि आपके सामने वो दुर्व्यवहार कर रहा है। दुर्व्यवहार करते वक्त में आपको उपेक्षा जरूर करनी चाहिए, आपका मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन अगर आपने उसको वहां पर हाथ बोला और उसके बाद आपने उसके पीठ पीछे मन में सोचते रहेंगे, तो आपको तरीके तरीके के तनाव आपको उत्पन्न होने लगे। इसके अलावा जो बच्चों के अंदर में तनाव का जो कारण है, मेरी बातों से कई लोग सहमत होंगे, जो वीडियो गेम्स होते हैं वे सबसे ज्यादा कारण है मानसिक रोगी होने का बच्चों के अंदर। क्योंकि जैसे पबजी हो गया या इस तरीके के जो गेम्स हैं, ये बच्चे के अंदर में जो उसके अंदर छुपे हुए जो एग्रेशन है, जो गुस्सा है, उसको बाहर निकालने का काम कर देता है। तो इन गेम्स में अंदर में वे चाकू लेकर के किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी गोली मार देते हैं। वो वर्चुअल लाइफ में और रियल लाइफ में अंतर नहीं कर पाते कि काल्पनिक दुनिया कौन सी है और जो रियलिटी है वो क्या है। तो इसके अंदर में वो अंतर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, अब आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा होगा, मैं भी इस चीज के ऊपर कई दिनों से मैं इस पे जांच भी कर रहा हूँ। मैंने इसमें नोटिस किया है कि 2008 के बाद से आर्केड गेम्स जो हैं, इस तरीके के जो एग्रेसिव गेम्स है, ये ज्यादा बनने शुरू हुए। और तब से ही आप अखबारों में अगर सुनेंगे तो अधिक से अधिक ब्रूटल जो क्राइम होता है वो अब शुरू होने लगे हैं कि किसी का मर्डर किया तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल कर दिया, ठीक है, या किसी ने आत्महत्या कर ली। एक ब्लू वेल नाम की एक गेम आया था जिसको सरकार ने बैन कर दिया था, क्योंकि उसके अंदर में टास्क होते थे कि बच्चे को ये काम करना है, अगला टास्क करेगा, अगला टास्क करते ही उसको और आगे अगला लेवल उसको खुलेगा। तो जिज्ञासा उसके अंदर बार बार उत्पन्न हो रही थी उस चीज को करने की, जिसके कारण वो व्यक्ति बच्चा जो है वो अगले टास्क को करने के लिए अपने काम को पूरा करता था। और काम कैसे दिए जाते थे? काम दिए जाते थे कि आप किसी को जाकर के मारे, आप चाकू से अपने हाथ पर ये लिख लें, या आप जो है अपने आप को बालकनी से, लास्ट में ये कहा जाता है कि आप जो है सुसाइड कर लें। तो सुसाइड करने के बाद जो है आपको अगला लेवल, अब मतलब दिमाग जो है उसकी सोच इतनी खराब हो चुकी होती है कि उस व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो गई कि सुसाइड करने के बाद उसके पास रहेगा क्या अगला लेवल देखने के लिए। तो इस तरीके की मनोस्थितियां जो है वो बच्चों के अंदर में उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लिए दो समाधान है। पहला समाधान माता पिताओं के ऊपर जाता है कि वे अपने बच्चों पर थोड़ी निगरानी रखें कि वो किस तरीके के गेम्स को खेल रहे हैं या किस तरीके का वो इंटरनेट का इस्तेमाल करें। इंटरनेट जहाँ वरदान है वहां पर वो अभिशाप भी है कई जगहों पर। जब बच्चे उसका दुरुपयोग करने लगते हैं तो बच्चे जो है वो माता पिता के कंट्रोल से भी बाहर हो जाते हैं। तो माता पिता की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो शुरुआत से ही बच्चे को उस पर नजर रखें। दूसरा जो यौगिक इसका इलाज है वो है प्राणायाम। प्राणायाम ध्यान, आप इसमें भस्त्रिका कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर आप भ्रामरी प्राणायाम ये करा करके आप उसको कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह आएगी क्योंकि उस समय बच्चा जो है वो काफी चंचल स्वभाव का होगा। आपके लिए सबसे कठिन काम यही होगा कि आप उस बच्चे को बिठा ही नहीं पाएंगे आप उसको। तो आपको किसी न किसी तरीके से आपको इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी जिसके कारण जो है बच्चा जो है वो प्राणायाम की ओर अग्रसर हो। आपको उसका लाभ बताना पड़ेगा कि प्राणायाम अगर वो करेगा तो उसके नंबर अच्छे आ सकते हैं। थोड़ा सा लालच देना पड़ेगा कि भाई आप अगर पढ़ाई में नंबर अच्छे लाना चाहते हो तो आप प्राणायाम करो, आपके नंबर अच्छे आएंगे। क्योंकि सत्य बात ये भ्रामरी प्राणायाम जो है वो हमारे जो दिमाग है उसको ठीक करता है, उसमें किसी भी स्मरण शक्ति को हमारी तेज करता है। तो इससे उसको लाभ ही होगा। और इस चीज से क्या होगा, बच्चा जो है वो धीरे धीरे आसन प्राणायाम ध्यान की ओर जब बढ़ना शुरू करेगा, ये नहीं कि पहले दिन ही उसको बिठा के आधा घंटा उसको हमने प्राणायाम कराने के लिए बिठा दिया, ऐसा कर देंगे तो फिर वो अगले दिन नहीं बैठे। तो इसीलिए जरूरी है कि उसको धीरे धीरे उसको सिखाए। पहले दिन 4 मिनट 5 मिनट करके उसको शाबाशी जरूर दे दो। शाबाशी आपने दे दिया, शाबाशी बहुत काम आती है। आपने उसने 2 मिनट किया, आपने पहले दिन ही कह दिया नहीं भाई गलत तरीके से तुमने प्राणायाम कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है।
आपने उसको जैसे ही सिखाना शुरू करोगे, वो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद वो दोबारा बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। तो इसी तरीके से जो है, आप किसी को भी आसन, प्राणायाम ये सब चीज़ों से लाभ करा सकते हैं। आज जो हम लोगों ने सीखा है आज हम लोगों ने सीखा कि शारीरिक विकृतियाँ कौन-सी होती हैं और किस प्रकार से इसका हम यौगिक उपचार कर सकते हैं और मानसिक विकृतियाँ कौन-कौन सी होती हैं, इसका किस तरीके से उपचार किया जा सकता है।